थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, क्लास 11th क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लास्ट लेक्चर लेकर आए हम आज। अभी तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज एंड स्लेटर रूल्स, इन सब का एक्सप्लेनेशन कर दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, ये सब बता चुका हूँ मैं। आज हम बात करेंगे कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और बची हुई है और केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिनके हम डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ वैलेंसी। वैलेंसी नेगेटिविटी के जस्ट बाद का पार्ट है। वैलेंसी एक्चुअल में किसी एलिमेंट में प्रेजेंट आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका ग्रुप नंबर क्या है। और जनरली जो वैलेंसी है उसके ग्रुप नंबर पे डिपेंड करती है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, जो ग्रुप्स थे, जो ग्रुप नंबर है वही उसकी वैलेंसी है। दूसरे टाइप से मैं कह सकता हूं इसको, वैलेंसी ऑफ एन एटम is number of covalent or ionic bond formed by element with univalent atoms like hydrogen and halogens। यानी कि कोई भी एटम हाइड्रोजन या फिर हेलोजेंस, कितने हेलोजन या कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाता है, विच इज कॉल्ड वैलेंसी। अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इट इज फर्स्ट ए ग्रुप। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इट इज सेकेंड ए ग्रुप। एंड थर्ड ए की बात करें हम, थर्ड ए में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। फोर्थ के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड लेड। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। सिक्स्थ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। एंड सेवंथ में हेलोजेंस है, विच इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्केटाइन। अगर इनकी बात करें जो ग्रुप नंबर है वही वैलेंसी है, यानी कि इसकी जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इनकी वैलेंसी 3, 4, 5, 6, 7 एंड इनकी वैलेंसी को हम 0 यूज करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या हेलोजेंस से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो उनकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। दूसरा, आउटमोस्ट शेल के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है उस पर भी डिपेंड करता है वैलेंसी। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 3 8, 6 एंड 2 8 एंड 7 एंड 1 8। यानी कि आउटमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है उस पर भी वैलेंसी डिपेंड करती है। यानी कि वैलेंसी इस टाइप से चली। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वैलेंसी ग्रुप नंबर पे डिपेंड करती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप्स हैं वो 1 to 18 ग्रुप्स होते हैं। और हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में रिप्रेजेंटेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कंबाइंडली होते हैं, तो उनका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो वैलेंसी हो सकती है किसी भी एलिमेंट की वो हो सकती है ग्रुप नंबर -10 या फिर 18 माइनस ग्रुप नंबर। और ग्रुप नंबर यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न पीरियड टेबल के ग्रुप्स हैं जो 1 to 18 हम यूज कर सकते हैं सिर्फ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। इन केस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट, सेकेंड, 13th,
14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th की अगर हम बात करें तो वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप के लिए 1 हो जाएगी, सेकंड के लिए 2 हो जाएगी, 13 के लिए 3 हो जाएगी। 13 के लिए 3 किस टाइप से आया, ग्रुप नंबर 13 माइनस 10 विच इज 3। 14 के लिए 4 हो जाएगी, 14 माइनस 10 विच इज 4 और 18 माइनस 14 विच इज ऑल्सो 4। 15 जो ग्रुप है उसके लिए 15 माइनस 10 5 हो सकती है एंड 18 माइनस 15 3 हो सकती है। तो वैलेंसी 5 और 3 हो सकती है यहाँ पे 15 के लिए। 16 के लिए 6 एंड 2, 6 किसके लिए, 16 माइनस 10 6 एंड 18 माइनस 16 विच इज 2। इसी टाइप से 17 के लिए 7 हो सकती है, 17 माइनस 10 7 एंड 18 माइनस 17 विच इज 1, यानी 3 2 एंड 1। और जो 18th ग्रुप है इसके लिए हम 0 यूज करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक या फिर हेलोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं और उससे कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो इनके एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे सोडियम की बात करें हम, थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूं, सॉरी थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड पीरियड में सोडियम है NaCl बनाता है, देन वैलेंसी इज 1। सेकंड पीरियड में मैग्नीशियम है MgCl2 बनाता है, वैलेंसी इज 2। अभी बताया मैंने कि यूनिवैलेंट एटम के साथ लाइक हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ वो कितने बॉन्ड बनाते हैं विच इज वैलेंसी। तो वैलेंसी यहाँ पे 2 हो गई। MgH2 भी बनता है तब भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। इन केस ऑफ थर्ड, इस केस में AlCl3 बनता है तो वैलेंसी 3 हो गई। इस केस में SiCl4 बनता है तो वैलेंसी 4 हो गई। इस केस में अगर देखते हैं तो फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं हम क्योंकि थर्ड ग्रुप के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। एक तो PCl3 बनाता है देन वैलेंसी इज 3 एंड PCl5 भी बनाता है देन वैलेंसी इज 5। 16 ग्रुप में सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर हाइड्रोजन के साथ H2S बनाता है, वैलेंसी इज 2 दिस एंड सल्फर ही SF6 भी बनाता है देन वैलेंसी इज 6। तो सल्फर के केस में 2 और 6 वैलेंसी हो सकती है। इसी टाइप से जो 17 ग्रुप है हेलोजन HCl बनाता है देन वैलेंसी इज 1, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है एंड Cl2O7 डबल ग्रुप के साथ या ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, ये 7 के अंदर वैलेंसी से बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा अगर आयोडीन अगर देखते हैं तो आयोडीन बनाता है यहाँ पे IF7 जो डायरेक्ट दिख रहा है कि उसकी वैलेंसी कितनी है 7 है। केवल जो हेलोजन है हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और माइनस होता है। वैलेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं ग्रुप नंबर पे, इसलिए ग्रुप नंबर से हम वैलेंसीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैलेंसी के सामने कोई साइन नहीं होता प्लस और माइनस का। वैलेंसी को आजकल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से रिप्लेस कर दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट से, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ में साइन होते हैं प्लस और माइनस का। जैसे इसकी बात करूं मैं तो ऑक्सीडेशन वैलेंसी इसकी कितनी है 3 है और ऑक्सीडेशन इसकी स्टेट इसकी +3 होगी फॉस्फोरस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की +5 होगी, सल्फर की यहाँ पे -2 होगी और यहाँ पे +6 होगी। वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मैंने लेक्चर बना रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें आप देख सकते हो कि कितने बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंसेस हैं उनके साथ। मींस ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज करो कि एक एलिमेंट है, इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं उन एटम्स पे डिपेंड करती है। अगर एकदम से उन एटम्स को हम हटा लें तो इस पे कितना चार्ज बचेगा, वो प्लस में बचेगा या माइनस में बचेगा, विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल हो सकती है लेकिन वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती। तो वैलेंसी एक ग्रुप नंबर पे डिपेंड करती है कि आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं। इसके बाद हम बात करें कि अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट चलने पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मींस 3D सीरीज मींस फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के केस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस्ड, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, दूसरे के बाद तीसरा इजीली निकल जाता है, क्योंकि सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस कम होता है ड्यू टू लीस्ट डिफरेंस between successive ionization potential
सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस कम होने की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करते हैं। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हम बात करें या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D सीरीज भी दे सकते हैं, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल 3D के अंदर जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो सभी के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, क्योंकि 4s2 होता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं। तो +2 तो सभी के लिए, केवल स्कैंडियम ऐसा है जो कि +3 करता है, +2 नहीं करता। ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है नीट के अंदर भी, IIT के अंदर भी। टाइटेनियम +2 सबकी स्टेबल होती है, क्योंकि सबके अंदर 4s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो टाइटेनियम +3 भी करता है, +4 भी करता है। वेनेडियम +2, +3, +4 एंड +5। क्रोमियम +1 भी करता है, क्योंकि क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का, विच इज 4s1 एंड 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है 4s से। इनमें सब में 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 4s1 एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 3d5 5 इलेक्ट्रॉन तक, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन तक निकल सकते हैं यहाँ पे। तो +2 एंड +3, +4, +5 एंड +6। In case of मैग्नीज इज 4s2 3d5 7 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकते हैं। तो +2 तो यहाँ पे 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल, सबसे पहले 4s से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने में +2 एक्सप्रेस हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन और भी निकल सकते हैं। +3 भी करता है ये, +4 भी करता है, +5 भी करता है, +6 भी करता है, +7 भी करता है। मैग्नीज सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करता है +7 तक की इस सीरीज में। आयरन +2, +3 एंड +4 आयरन की अनस्टेबल होती है। +5 भी बहुत कम कंपाउंड्स में करता है, लेकिन ये भी अनस्टेबल होती है। +2 और +3 इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ब्रैकेट से बंद कर दी वो अनस्टेबल है। इसके केस में भी +3 अनस्टेबल है, +5 अनस्टेबल है, +4, +6, +7 और +2 स्टेबल है। क्रोमियम के केस में +4 एंड +5 कम स्टेबल है, +5 कम स्टेबल मान सकते हैं, होता है क्रोमियम कईयों में, लेकिन +6 भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेनेडियम के केस में +4 अनस्टेबल है, जो ब्रैकेट में बंद कर दी वो अनस्टेबल है। कोबाल्ट के केस में +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, लेकिन अनस्टेबल होती है +4। निकेल के केस में +2 एंड +3। इन केस ऑफ कॉपर फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है 4s1 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से +1, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, इसलिए कॉपर +1 और +2 एक्सप्रेस करता है। जिंक केवल +2 करता है, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करते हैं। कौन? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल में गैप कम होने की वजह से। अब रही बात ये कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी +2 स्टेबल है, स्कैंडियम की नहीं है। स्कैंडियम की क्यों नहीं है? क्योंकि स्कैंडियम इज 4s2 एंड 3d1। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं तो इजीली एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसलिए +3 एक्सप्रेस करता है, +2 एक्सप्रेस नहीं करता है स्कैंडियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जिंक भी केवल +2 करता है। जिंक एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। कॉपर और क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअल में पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ के, डी ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट सभी मेटल्स हैं। केवल पी ब्लॉक के एटम्स में या एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट पी ब्लॉक में, उसमें बहुत कम मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है, और लास्ट में सभी गैसेस प्रेजेंट है जो कि नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स के केस में हमेशा ही ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है या फिर 0 होती है, माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगी। ये थी वैलेंसी। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं डायगोनल रिलेशनशिप की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डायगोनल रिलेशनशिप। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने से नेक्स्ट पीरियड में और अपने से ही नेक्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स के साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज एक्सप्रेस करते हैं। इस रिलेशन को हम नाम दे रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप। यानी कि सम एलिमेंट एक्सप्रेस सिमिलरिटीज in
physical and chemical properties with atom present in next group and next period is called diagonal relation. इसको हमने नाम दिया डायगोनल रिलेशन। अब ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको रिपीट कर दूंगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये कौन सा पीरियड लिया हमने? सेकेंड पीरियड है। और हम थर्ड पीरियड की अगर बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये थर्ड पीरियड है। लिथियम जिस पीरियड में प्रेजेंट और जिस ग्रुप में है, सेकेंड पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में, ये मैग्नीशियम के साथ जो कि इससे नेक्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है और इससे नेक्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है, सिमिलरिटी एक्सप्रेस करता है। इसी टाइप से बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ फिजिकल और केमिकल सिमिलरिटीज एक्सप्रेस करता है। बोरॉन सिलिकॉन के साथ फिजिकल और केमिकल सिमिलरिटीज एक्सप्रेस करता है। देन इन दोनों के रिलेशन को हम नाम दे रहे हैं डायगोनल रिलेशन, यानी कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशन है। इसका बेसिक रीजन ये है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो चीज बढ़ती है वो अप टू डाउन चलने पे घटती है, और लेफ्ट टू राइट चलने पे जो चीज घटती है वो अप टू डाउन चलने पे इंक्रीज होती है। यानी कि लिथियम से बेरिलियम की तरफ अगर हम चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, उसी टाइप से लिथियम से सोडियम पे चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो इधर साइज डिक्रीज हो गया, इधर इंक्रीज हो गया, फिर इधर डिक्रीज हो गया और इधर इंक्रीज हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली सेम आयनिक साइज आ जाता है दोनों का। उसी टाइप से इन दोनों का आयनिक साइज भी अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, इन दोनों का आयनिक साइज भी अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। अगर हम लिथियम और मैग्नीशियम के रिलेशन की बात करें तो लिथियम का जो आयनिक साइज होता है Li+ और मैग्नीशियम का जो आयनिक साइज है Mg+2। लिथियम के केस में 76 एंगस्ट्रॉम होता है रेडियस, और मैग्नीशियम के केस में 72 एंगस्ट्रॉम रेडियस होती है मैग्नीशियम के Mg+2। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर बढ़ेगी, इधर से इधर घट जाएगी। जैसे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 होती है, इसकी 1.5 होती है, इसकी 1.2 होती है, तो 1.0 1.2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गए। इसकी 0.9 होती है, इधर से इधर बढ़ती है, इधर से इधर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आने की वजह से ऐसा हुआ। अब रही बात ये कि लिथियम अपने ग्रुप में प्रेजेंट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ फिजिकल और केमिकल सिमिलरिटीज एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन मैग्नीशियम के साथ करता है। उसी टाइप से बेरिलियम अपने ग्रुप के साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम के साथ फिजिकल और केमिकल सिमिलरिटीज एक्सप्रेस नहीं करता, अपने ग्रुप के साथ सिमिलरिटी एक्सप्रेस नहीं करता, एल्यूमिनियम के साथ करता है। यानी कि एल्यूमिनियम जिस टाइप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करता है उसी टाइप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बेरिलियम करता है। अब रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, जो अप टू डाउन घटता है, जिसकी वजह से सिमिलरिटीज आ जाती है। जो बेसिक है वो इनके एटॉमिक और आयनिक साइज पे डिपेंड करता है कि एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस क्या है, और अगर वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, तो उनसे एक हम आयनिक पोटेंशियल निकालते हैं। आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो उस कंडीशन में वो डायगोनल रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं। पीरियोडिक टेबल में केवल 3 ही डायगोनल रिलेशन हैं, इसके अलावा कहीं कोई डायगोनल रिलेशन नहीं है। केवल कौन कौन से? लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, इसके अलावा कोई डायगोनल रिलेशन नहीं है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब रही बात ये कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ तो रिलेशन रख रहा है, लेकिन अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, मींस एनोमलस प्रॉपर्टी है लिथियम के अपने ग्रुप के साथ। इसी टाइप से बेरिलियम के अपने ग्रुप के साथ एनोमलस है, एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर है, बोरॉन के अपने ग्रुप के साथ एनोमलस है, और सिलिकॉन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज है। इसका जो बेसिक रीजन है वो है आयनिक पोटेंशियल। बेसिक रीजन of diagonal relation is ionic potential, not ionization potential. ये ionization potential नहीं, ionic potential है। It is polarizing power
जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप फाजान्स रूल में, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस स्क्वायर। यानी आयनिक रेडियस अगर सिमिलर हुई, चार्ज सिमिलर हुआ, तो इनका जो रेशियो आ रहा है आयनिक चार्ज और आयनिक रेडियस स्क्वायर का जो रेशियो आ रहा है वो आयनिक पोटेंशियल, और जिन एलिमेंट्स के आयनिक पोटेंशियल इक्वल होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल होती हैं। द एलिमेंट्स which have approximate ionic potential having similar physical and chemical properties उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, देन वी कैन से दैट दे एक्सप्रेस डायगोनल रिलेशन। वो डायगोनल रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं, और लिथियम और मैग्नीशियम की कुछ डायगोनल रिलेशंस मैं बता रहा हूं यहाँ पे। लिथियम और मैग्नीशियम आपस में शो करते हैं, लेकिन लिथियम का सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ बिहेवियर सिमिलर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ डायगोनल रिलेशन बता रहा हूं मैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशन बता रहा हूं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की नेचर। लिथियम जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाता है Li2O, सोडियम भी Na2O बनाता है, K2O, Rb2O, CS2O। इसी टाइप से बेरिलियम BeO, मैग्नीशियम MgO, CaO, SrO एंड Ba, ये ऑक्साइड्स हैं। अगर हम देखते हैं तो लिथियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड दोनों ही वीक बेस हैं, और ये सभी ऑक्साइड्स स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देखते हैं Al2O3, तो ये भी एम्फोटेरिक है। रिलेशन आ गया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अप टू डाउन चलते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप टू डाउन चलेंगे ऑक्साइड्स के केस में तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। ये ऑक्साइड है। सिमिलर प्रॉपर्टी हाइड्रोक्साइड्स की है। हाइड्रोक्साइड का बेस देखते हैं तो LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। इसी टाइप से BeOH2, MgOH2, CaOH2, SrOH2 एंड BaOH2, ये हाइड्रोक्साइड्स हैं। इसी टाइप से एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड AlOH3, ये एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों वीक बेस हैं और ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, और ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। इनमें भी डायगोनल रिलेशन है। These both are एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। ये सभी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एसिड के साथ करेंगे, इसलिए बेसिक हैं। और ये एसिड और बेस सभी के साथ रिलेशन या रिएक्शन करेंगे। तो इसमें भी क्या है कि अप टू डाउन चलते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बेसिक नेचर डिक्रीज होती है। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस
सीजियम हाइड्रोक्साइड या सीजियम का ऑक्साइड आ जाएगा। तो इस टाइप की सिमिलर है, यानी कि अपने ग्रुप के साथ ये सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा, नेक्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है। इसी टाइप से सेकंड नंबर पे हम लें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। अगर कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 and CS2CO3। इसी टाइप से BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3। और इसी टाइप से हम बात करें Al2CO3 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का कार्बोनेट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो ये कोई भी कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज नहीं होता, मीन्स थर्मली हायर स्टेबल। थर्मली हायर स्टेबल है। थर्मली हायर स्टेबल का मतलब है कि अगर इनको हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज नहीं होंगे, लेकिन लिथियम का कार्बोनेट इजीली हीट करने पे डिकम्पोज होता है, मैग्नीशियम का भी इजीली हो जाता है। यानी कि लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 इसको हीट करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू Li2O प्लस CO2। इसी टाइप से MgCO3 इसको हम हीट करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू MgO प्लस CO2। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, रुबिडियम कार्बोनेट Rb2CO3 एंड स्ट्रोंशियम सीजियम कार्बोनेट CS2CO3, इनको अगर हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होते। यानी कि लिथियम की अपने ग्रुप के साथ सिमिलरिटी नहीं है, इस ग्रुप के साथ है। अगर अप टू डाउन चलते हैं हम, ध्यान दे लेना ये ऑर्डर पूछे जाते हैं, अप टू डाउन चलते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। कहने का मतलब ये है ये तो डिकम्पोज होंगे नहीं, ये डिकम्पोज हो जाएगा कम टेम्परेचर पे। ये भी डिकम्पोज कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, इससे ज्यादा पे होगा, इससे ज्यादा पे होगा, इससे ज्यादा पे होगा। डिकम्पोज ये सारे हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस में लगेगा? बेरियम कार्बोनेट में। तो यहां से यहां तक थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होती है। बेरिलियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम कार्बोनेट रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए हम इनको स्टोर नहीं रख सकते, इसलिए इन दोनों में सिमिलरिटी आ गई। ये रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिकम्पोज होंगे। ये रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज होने की वजह से इनको हम स्टोर नहीं रख सकते। तो इन दोनों में सिमिलरिटी आ गई, इन दोनों में सिमिलरिटी आ गई, लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। थर्ड, बर्निंग इन एयर। एयर के अंदर अगर हम बर्न करते हैं इनको, तो एयर के अंदर बर्निंग से लिथियम जो होता है और मैग्नीशियम है, ये दोनों ही किसके साथ रिएक्शन करते हैं? एयर की ऑक्सीजन के साथ भी करते हैं और नाइट्रोजन के साथ भी करते हैं। जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये केवल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के एक्सेस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि लिथियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है बर्निंग में और Li2O बनाता है, एज वेल एज लिथियम नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है और Li3N भी बनाता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है। उसी टाइप से मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होके बर्निंग के अंदर MgO बनाता है और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ ट्रीट होके Mg3N2 बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। ये लिथियम का नाइट्राइड है और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम केवल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और ऑक्सीजन के साथ सोडियम तो बनाता है Na2O मिक्सचर बनाता है, Na2O2 एंड NaO2 का ये सुपर ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है और ये ऑक्साइड है। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है, इसलिए ये बनता है एक्सेस में। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? एक्सेस ले रहे हैं।
सुपर ऑक्साइड इसका अनस्टेबल होता है और ऑक्साइड भी इसका परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, परऑक्साइड बनाता है ये स्टेबल। जबकि पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम KO2 बनाता है, RbO2 बनाता है एंड CSO2 बनाता है। इनके बनते हैं ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड भी और सुपर ऑक्साइड भी, लेकिन जब सबसे ज्यादा क्या होते हैं इनके स्टेबल, सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड इनके सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। जबकि ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं केवल और नाइट्राइड बनाते हैं। फोर्थ, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन भी डिफरेंट मैनर में होता है। अगर लिथियम के नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करवाएं, देन इट कन्वर्ट इनटू, हीट से डिकम्पोज के, थर्मली स्टेबल नहीं है, हीट करने से डिकम्पोज हो जाएगा लिथियम नाइट्रेट। इट कन्वर्ट इनटू Li2O प्लस NO2 प्लस O2। रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 लिथियम हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएंगी एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 एंड 1 5 एंड हाफ 6। यानी कि तो NO2 गैस बनती है और एक O2 गैस बनती है। NO2 गैस ब्राउन कलर की गैस है, कलर्ड होती है, ब्राउन कलर की गैस है। इसी टाइप से मैग्नीशियम के नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करवाते हैं, तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट भी इसी मैनर में डिकम्पोज होता है। MgO बनाएगा, प्लस में NO2 बनाएगा और प्लस में O2। मैग्नीशियम का नाइट्रेट हम इस टाइप से डिकम्पोज दिखा सकते हैं, MgO NO2 प्लस में O2। तो 2 और 1 3 और एक ऑक्सीजन भी बनती है, NO3 होल ट्वाइस है इसके साथ, तो 2 NO2 प्लस में 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे 4 और हाफ। यानी कि ब्राउन कलर की गैस NO2 भी बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में निकलती है। इन केस ऑफ NaNO3, KNO3, RbNO3 एंड CsNO3, अगर इनको हम डिकम्पोज करवाते हैं तो इनका मैनर डिकम्पोजिशन का डिफरेंट है। जैसे सोडियम के केस में अगर देखते हैं, देन NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्रेट था, ये सोडियम नाइट्राइट बनाया, प्लस में ऑक्सीजन हाफ हो, केवल एक ही टाइप की गैस बनती है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। पोटेशियम में KNO2 बनेगा, रुबिडियम में RbNO2 बनेगा, सीजियम में CsNO2 बनेगा, ऑक्सीजन गैस। तो इस टाइप से डिफरेंट लिथियम का बिहेवियर है अपने ग्रुप के साथ, जबकि सिमिलरिटी किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिथियम की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मेल खाती है, तो दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशन है। एक और बताता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड हैलाइड्स। लिथियम का जो क्लोराइड बनता है LiCl8H2O बनता है, हाइड्रेटेड होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड NaCl, KCl, RbCl, CsCl नॉट हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ प्रेजेंट नहीं होते। इसी टाइप से MgCl2 8H2O और MgCl2 6H2O बनता है। इसी टाइप से लिथियम का क्लोराइड LiCl2H2O भी बनता है, यानी कि हाइड्रेटेड ये क्लोराइड बनाते हैं, मैग्नीशियम भी बनाता है, जबकि हाइड्रेटेड क्लोराइड नहीं बनाते, हैलाइड नहीं बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड हैलाइड, ये थे डायगोनल रिलेशन लिथियम और मैग्नीशियम। अब मिसलेनियस जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, अप टू डाउन क्या होता है, उनका हम डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट और किसी ग्रुप में अप टू डाउन, उसकी स्टडी कर रहे हैं हम। कॉमन स्टडी है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के केस में मैंने आपको बता दिया कि पीरियड में चलेंगे अगर लेफ्ट टू राइट तो एसिडिक नेचर उनकी इंक्रीज होगी, बेसिक नेचर उनकी डिक्रीज होगी। अप टू डाउन चलेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगी और एसिडिक नेचर डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें Li2O या फिर सोडियम वाले केस में आ जाते हैं Na2O, MgO एंड Al2O3, एक पीरियड के अंदर है, थर्ड पीरियड मैंने यूज किया यहाँ पे। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर इनकी हम बेसिक नेचर को देखते हैं तो बेसिक नेचर यहाँ पे डिक्रीज होगी, और एसिडिक नेचर को देखते हैं तो एसिडिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इसी टाइप से एक ही ग्रुप में देखें Na2O
K2O एंड Rb2O, तो अप टू डाउन बेसिक नेचर इंक्रीज होगी, यानी कि बेसिक नेचर अगर देखते हैं तो बेसिक नेचर का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसी टाइप से मैंने हाइड्रोक्साइड का इससे पहले बता ही दिया कि हाइड्रोक्साइड में भी ऐसा ही होता है। हम हाइड्राइड की अगर बात करें तो हाइड्राइड के केस में सेकंड नंबर पर लिया है। हाइड्राइड की जो बेसिक नेचर है, मतलब एसिडिक नेचर है, वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और अप टू डाउन एसिडिक नेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी, मींस बेसिक से एसिडिक की तरफ चले जाएंगे। यानी कि अगर थर्ड ग्रुप की हम बात करें तो NaH, MgH2, AlH3, AlH3 एंड SiH4 एंड PH3, यहां तक अगर चले जाएं हम तो लेफ्ट टू राइट चलने पे बेसिक टू किधर होते चले जाएंगे, एसिडिक होते चले जाएंगे। यानी कि ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है और ये एसिडिक है। बेसिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक एंड एसिडिक। हाइड्राइड के केस में लेफ्ट टू राइट बेसिक टू एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। यानी फॉस्फीन लॉन पेयर की वजह से लेविस बेस है, लेकिन हाइड्रोजन की वजह से एसिडिक नेचर का है। यहाँ पे ये एसिडिक नेचर इनकी इंक्रीज हो रही है। और अप टू डाउन अगर चलते हैं ग्रुप के अंदर तो इसके केस में एसिडिक नेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड NaH, पोटेशियम KH, RbH एंड CSH की अगर हम बात करें तो CSH एसिडिक नेचर डिक्रीज होगी इसकी। तो अप टू डाउन अगर चलते हैं तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये आ जाएगा, बेसिक का इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ये इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ जाएगा। सोडियम हाइड्राइड ज्यादा एसिडिक होगा बजाय किससे, सीजियम हाइड्राइड से। इसी टाइप से ऑक्सी एसिड्स का केस लें हम तो ऑक्सी एसिड्स के केस में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, अप टू डाउन चलते हैं तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है। यानी ऑक्सी एसिड्स का अगर केस लेते हैं तो इट इज ऑक्सी एसिड NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH, ये ऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड्स का मतलब वही हाइड्रोक्साइड यूज किए हैं हम। इसी टाइप से सोडियम के बाद हम बात करें तो MgOH2, AlOH3 एंड SiOH4, ये ऑक्सी एसिड्स हैं। तो यहाँ पे अप टू डाउन तो इनकी बेसिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट इनकी बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी। SiOH2 सिलिसिक एसिड है, एसिडिक होता है। इसी तरह से अगर हम फिर किसी और ऑक्सी एसिड की बात करें एक ही ग्रुप में, सपोज तो आपके पास है क्लोरीन का है, तो एक तो बनता है HOCl, HOClO या HClO2, HOClO2, HClO3, HOClO3, HClO4। तो अगर ऑक्सी एसिड्स के केस में जो नेटिव एलिमेंट है, जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती चली जाती है तो एसिडिक ऑर्डर भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इन दोनों का एसिडिक ऑर्डर ये होगा एक ही के केस में। इसमें यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे +5 में है और यहाँ पे +7 में है क्लोरीन सेंट्रल एटम, इसलिए एसिडिक ऑर्डर उनका बढ़ता चला जाएगा। दीज आर ऑक्सी एसिड्स। इसी टाइप से अगर ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग चले हम तो HNO3, H2SO4 एंड H2 या HClO4, इनकी कंडीशन ले लेते हैं हम। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 है, सल्फर का यहाँ पे +6 है, क्लोरीन का यहाँ पे +7 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल एटम की बढ़ती है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ जाएगी, मींस इट इज मोर एसिडिक देन दिस, मोर एसिडिक देन दिस। एंड अप टू डाउन चलते हैं तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है, ये मैंने बता दिया। एसिडिक नेचर क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। यानी कि हम एक ही ग्रुप के अंदर HNO3 और H3PO4 को ले लेते हैं तो फॉस्फोरस नीचे आता है नाइट्रोजन से, जबकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो सकती है। तो उस कंडीशन में HNO3 इज मोर एसिडिक देन H3PO4। नेक्स्ट हैलाइड्स के केस में लेफ्ट टू राइट चलने पे डिक्रीज होता है कौन, मेल्टिंग पॉइंट, और अप टू डाउन चलने पे इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट हैलाइड के केस में देख रहा हूं मैं, तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में चल रहे हैं तो NaCl, MgCl2 एंड AlCl3
एक ही पीरियड में प्रेजेंट है। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। NaCl का ज्यादा होता है MgCl2 से, MgCl2 का ज्यादा होता है AlCl3 से, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो चुके होते हैं। जबकि अप टू डाउन चलते हैं तो इंक्रीज होगा, मीन्स NaCl, KCl, RbCl एंड CHCl की अगर बात करें तो CHCl का ज्यादा होता है RbCl से, RbCl का ज्यादा होता है KCl से, KCl का ज्यादा होता है NaCl से। स्टेप का उठ रहेगा हैलाइड के मेल्टिंग पॉइंट के केस में। कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी मैं बता चुका हूं कि लेफ्ट टू राइट चलने पे कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अप टू डाउन चलने पे इंक्रीज होती है। यानी केस अगर हम ये देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, फॉर एग्जाम्पल एक ले लिया हमने Na2CO3, एक ले लिया MgCO3 और एक ले लिया Al2CO3 होल थ्राइस। तो इस केस में सोडियम कार्बोनेट अभी बता चुका हूं मैं आपको, ज्यादा स्टेबल होता है थर्मली। मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो सकता है। Al2CO3 होल थ्राइस जो बनता है वो रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो चुका होता है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। अप टू डाउन अगर चलते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3 की अगर हम स्टडी करते हैं तो बेरियम का कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट से। ये थर्मल स्टेबिलिटी है इनकी। बेरियम कार्बोनेट हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो पाता है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट उससे कम टेम्परेचर पे, कैल्शियम कार्बोनेट उससे भी कम टेम्परेचर पे, और मैग्नीशियम कार्बोनेट उससे भी कम टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है। ये डिकम्पोज हो जाते हैं। सोडियम का कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है इनकी, उसी थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनके अंदर सोल्युबिलिटी भी आती है। यानी कि सोल्युबिलिटी का इस केस में सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑल्सो यही ऑर्डर होगा, और थर्मल स्टेबिलिटी का भी इन कार्बोनेट्स के लिए यही ऑर्डर है। इसी टाइप से अगर हम सल्फेट्स की सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की नहीं, सोल्युबिलिटी की, वाटर के अंदर उनकी डिसॉल्विंग नेचर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में लेफ्ट टू राइट चलने पे इनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और अप टू डाउन चलने पे डिक्रीज होती है। कहने का मतलब सोल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, सल्फेट्स की अगर सोल्युबिलिटी देखते हैं हम, तो सल्फेट में Na2SO4, MgSO4 और Al2SO4 होल थ्राइस की अगर बात करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे सोल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी ये ज्यादा सोल्यूबल होगा मैग्नीशियम सल्फेट से, मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा सोल्यूबल होगा किससे, सोडियम सल्फेट से। अप टू डाउन अगर चलते हैं तो डिक्रीज होगी सोल्युबिलिटी। अप टू डाउन का केस ले रहा हूं मैं मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड BaSO4। BaSO4 लीस्ट सोल्यूबल है वाटर के अंदर, मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में सोल्यूबल है, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट लीस्ट सोल्यूबल है। सबसे कम सोल्युबिलिटी जो होती है बेरियम सल्फेट की होती है वाटर में, उससे ज्यादा होती है स्ट्रोंशियम सल्फेट की, उससे ज्यादा कैल्शियम सल्फेट की, और ज्यादा सोल्युबिलिटी होती है मैग्नीशियम सल्फेट की। सल्फेट की स्टेबिलिटी का ये होगा। तो जनरली ये क्वेश्चंस भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, विच इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और बेसिक पार्ट है चैप्टर का। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके पास होगी, आप देख सकते हो कंप्लीट चैप्टर, और इसके सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। थैंक यू।